हे गाइस, हाउ आर यू। अब तक चैनल पे इस चैप्टर नंबर 1 की 22 वीडियो आ चुकी हैं, देख लेना चेक करके। अब आज की जो वीडियो होगी, ये वीडियो करीबन 23वीं होगी और इसका नाम आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल है। ठीक है, थिन स्फेरिकल शेल को जो चार्ज होती है उसको हम कंडक्टिंग शेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपको जैसे थिन स्फेरिकल शेल दिख रही है या फिर कंडक्टिंग शेल है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी स्फेरिकल शेल ली हमने वो मेटालिक होगी, जो कि चार्ज को आराम से संभाल के रखेगी। क्लियर है, या फिर वहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरीके से होगा। इसका मतलब ये है कंडक्टिंग का। नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या होगा कि जैसे भाई आपने क्या, जैसे भाई मिट्टी का ले लिया फिर पत्थर का ले लिया, ठीक है, तो वो नॉन कंडक्टिंग हो जाएगा। तो भाई अब स्टार्ट करते हैं इसमें, है ना। ये एप्लीकेशन जो गोस की है ये सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, क्योंकि भाई बोर्ड में क्या होता है ना, बोर्ड में फिर कंपटीशन पे इस पे क्वेश्चन दे देता वो। खासकर ले बोर्ड पे क्या, जैसे अभी रिसेंट जो पेपर था उसमें से काफी सेट में ये वाला क्वेश्चन काफी डेरिवेशन पूछ रखा था। ठीक है, उसके नीचे क्या होगा, ये वाला फॉर्म या तो आपको डेरिवेशन की फॉर्म में मिलेगी या आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में मिलेगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये आता ही आता है। सही है, तो अब देखो सबसे पहला हमारा काम क्या है, गोस लो जैसे अप्लाई करते हैं हमारे वही 5-4 स्टेप होते हैं गिनती के। पहले है ना आप स्फेरिकल शेल बना लो। तो भाई देखो मैंने ये स्फेरिकल शेल बना ली, ध्यान से देखना, ये है वो स्फेरिकल शेल। अब बात है चार्ज, ये चार्ज भी है, इस पे मान लो मैंने प्लस चार्ज डाल दिया भाई इस पे। ठीक है, आपको पता है जो कंडक्टिंग शेल होती है, जो मेटालिक बॉडी होती है बच्चे, वो क्या करती है, अगर हम उसके ऊपर चार्ज रख देते हैं तो वो चार्ज पूरी बॉडी पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसलिए हमने नाम में लिख भी दिया भाई यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। हालांकि ये एक जो मेटालिक बॉडी होती है उनकी प्रॉपर्टीज होती है कि अगर हम उसके सरफेस पे अगर ऐसा चार्ज डाल देंगे तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हर जगह से। जैसे चैप्टर अगला जब आएगा वहां पे हमारी जो मेटालिक सरफेसेस होते हैं उनको हम ना इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसिडर करते हैं, क्योंकि उनकी इन्हीं प्रॉपर्टी के कारण कि वो जो चार्ज को क्या करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बच्चों। ठीक है, अब हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो 3 जगहों पे निकालनी, याद रखना। पहले तो निकालनी हमें आउटसाइड द सेल, मतलब कोई पॉइंट हम बाहर लेंगे इस सेल के, उधर निकालेंगे आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। ठीक है, दूसरा जो निकालेंगे हम वो निकालेंगे ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, ऑन द सरफेस ऑफ शेल। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट होगा, थर्ड जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो निकालेंगे भाई इनसाइड द स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल इनसाइड है, तो इनसाइड अंदर, मतलब पहला पॉइंट बाहर होगा, दूसरा सरफेस पे होगा, तीसरा यहां अंदर होगा। ठीक है, तो भाई पहला पॉइंट लेते चलते हैं कि पहला पॉइंट में क्या हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वो निकालनी है आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। तो मैं पहला पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं भाई। ठीक है, तो अब मैं उसके ये वाले पार्ट को रब कर देता हूं कि भाई आउटसाइड द स्फेरिकल शेल पहला करेंगे, तो ये पोर्शन रब कर रहा हूं। तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, गॉसियन सरफेस बनाना। अब मान लो जो मैंने स्फेरिकल शेल लिया बच्चे, इसकी जो रेडियस मान लो मैंने मान ली वो कैपिटल आर। सही है, अब मैंने एक पॉइंट लिया यहां पे P, यहां पे बोल देता हूं भाई। ठीक है, क्या नाम दोगे, इसको C दे दो, आजकल वैसे भी कोरोना चल रहा है। ठीक है, कोरोना कोविड, C नाम दे देते हैं इसको। और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये यहां से R डिस्टेंस, स्मॉल r डिस्टेंस पे दूर है। ठीक है, वैसे भी कोरोना को हराना है हमें, तो इसलिए C पॉइंट दिया है कि हमें इस पॉइंट को मतलब अच्छी तरह से करना है। समझ में आ गया, तो ये पॉइंट हमारा R डिस्टेंस दूर है। तो इस पॉइंट पे, C पॉइंट पे मेरे को एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। क्लियर है, एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा जो कि क्या हो, जो स्फेरिकल सरफेस या फिर जो भी सरफेस मैं मानूंगा वो जो भी ये चार्ज हो उसके अबाउट सिमेट्रिक हो। ये आपको पता है एक कंडीशन होती है, समझ में आ गया।
जैसे पॉइंट चार्ज में बना था स्फेरिकल, है ना, और लाइन में क्या बना था, एक है ना सिलेंडर फॉर्म में बना था, सिलेंडर क्या था, इस चार्ज के अबाउट सिमेट्रिक था। तो उसी तरीके से मेरे को बनाना है यहाँ पे। तो देखो सी पॉइंट और इस सेंटर को ये आर रेडियस लेके एक स्फेरिकल शेल बना दो, ठीक है। तो स्फेरिकल शेल में बनाऊंगा तो मुझे लगता है काफी बड़ा हो जाएगा। तो सी यहां तक मान लो, ये पॉइंट हमारा सी, ये है सी पॉइंट। तो ये सी पॉइंट को लेके हमारा ये बन गया भाई, ठीक है। तो सी पॉइंट पे लेके मैंने एक स्फेरिकल शेल बना दिया ये। तो पहला पॉइंट क्या था, वी हैव कंसिडर्ड अ Gaussian surface in the form of देखो इसका और इसका सेंटर बिल्कुल सेम है, तो जहां पे सेंटर सेम हो उस पॉइंट को हम कंसेंट्रिक बोलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक स्फीयर। क्लियर है, स्फीयर। और ये स्फीयर कहां से पास होता है, हमारा पॉइंट सी से। जो पॉइंट जहां जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट से पास हो रहा होगा, ठीक है। कंसेंट्रिक स्फीयर which passes from the point C and have radius इक्वल टू स्मॉल आर। तो इसकी रेडियस स्मॉल आर है। तो हमने कंसेंट्रिक स्फीयर बना लिया। अब हम देखते हैं कि भाई ये इस चार्ज के अबाउट सिमेट्रिक है, क्यों, क्योंकि देखो ये यहाँ पे आर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी आर होगा, मतलब इसकी रेडियस हर जगह आर होगी, ठीक है। तो जो अगर इससे हमारा जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, अब देखो जैसे हमारी सेल दिख रही है आपको, अब क्या मानो इस सेल को ना एक छोटी सी वो मान लो एज अ पॉइंट चार्ज की तरह मान के देखो भाई, छोटा सा पॉइंट अगर मान लोगे इसको, तो ये पहले केस की तरह हो जाएगा ना, कि जहां पे हमने क्या करा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज निकाला था। तो इससे क्या होगा, जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी, समझ में आपको। तो इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हर जगह। इससे ऐसी होगी, इस पॉइंट से ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस पॉइंट से ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। हालांकि देखो होनी चाहिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से होनी चाहिए, बट मैंने जानबूझ के सेंटर से बनाया है ताकि रेडियली आउटवर्ड लगे जैसे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आपको बताना है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक रेडियस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, सही है। अब आप कहोगे सर यहाँ से तो यहाँ से तो सेम ही रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हर जगह। क्या थीटा की भी सिमेट्री है क्या, थीटा देखो ध्यान से। अब आपको पता भाई ये सेंटर से निकल रहा है पॉइंट, सेंटर से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मानोगे तो आपको पता सेंटर से जो भी लाइन निकलती है टुवर्ड द स्फेरिकल सरफेस, या फिर जो हमारा सर्कल होता है ना, सर्कल रेडियस से अगर ऐसा पॉइंट बाहर निकलेंगे तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा वो, ठीक है। तो जो हमारा ये मान लेता हूं मैं यहाँ पे कि भाई यहाँ पे है ds सरफेस, ठीक है। तो ds वेक्टर क्या होगा हमारा, इधर ही होगा, एंगल कितना 0 है। तो मेरे को अब यहाँ निकालना, तो यहाँ पे तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी इस पॉइंट पे। और इस पे जो मैंने ये ds सरफेस लूंगा, ds सरफेस का एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा, ds सरफेस का एरिया वेक्टर भी इधर होगा। तो यहाँ पे थीटा क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। तो भाई जो हमने गॉसियन सरफेस माना था, हमने चेक कर लिया भाई वो क्या वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हमारी यूनिफॉर्म, और जो थीटा है वो भी क्या हमारा यूनिफॉर्म, या फिर क्या बोलते हैं उसको, सेम है एंगल, ठीक है। दिख रहा है ये वाला पोर्शन आपको, दिख रहा है। तो अब देखो दोनों यूनिफॉर्म हो गए, वो दोनों यूनिफॉर्म होने के बाद हमारा दूसरा स्टेप क्या होता था, सेकंड स्टेप हमारा होता था कैलकुलेट ईडीएस। तो भाई नाउ वी हैव टू कैलकुलेट साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ईडीएस, ठीक है। तो हमारा देखो ये सरफेस है बच्चे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो हमारा जो ये हो जाएगा ईडीएस कोस 0। तो अल्टीमेटली आपको क्या लगता है भाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, ई
ds का इंटीग्रेशन क्या होगा s। और मेरे को बताओ बच्चे जो सरफेस ये s है तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, स्फेरिकल का क्या होता है, ये हमारा होता है e इंटू में 4πr²। इसको इक्वेशन 1 बोल देना, ठीक है, e इंटू में 4πr²। थर्ड पॉइंट क्या हमारा, थर्ड पॉइंट होता हमारा कि भाई हमें कैलकुलेट करना चार्ज। भाई तो चार्ज कितना हुआ है, देखो नाउ दी चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना होगा। अब मैं मान लेता हूं कि भाई इस पे टोटल चार्ज जो मेरा होगा वो मैं बोल देता हूं भाई मेरा ये चार्ज Q है, क्लियर है, इसको मैं Q चार्ज बोल सकता हूं। अब अगर आपको पता है कि भाई एक स्फेरिकल शेल है तो हमारे क्या वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी होनी चाहिए, है ना, तो वो मैं मान लेता हूं भाई इस सरफेस की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इसकी वो सिग्मा है। सिग्मा क्या है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो हम इस क्वेश्चन के चार्ज को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्यू के फॉर्म में, ठीक है। तो भाई मैं मान लेता हूँ जो चार्ज मेरा है वो कितना, वो मेरा क्यू है, चार्ज मेरा क्यू है। फोर्थ पॉइंट क्या होता है मेरा, फोर्थ पॉइंट मेरे को करना होता है इसमें नाउ अप्लाइंग गोस थ्योरम। तो गोस थ्योरम जब अप्लाई करोगे बच्चे हमारी क्या होती है गोस थ्योरम, साइक्लिक इंटीग्रल E.ds ये बराबर होगा Q/ε0, सही है। तो भाई EDS की वैल्यू हमारी क्या आ चुकी है, ये आ चुकी है E इंटू में 4πr² इज इक्वल टू Q/ε0। तो देखो हमारी E क्या आ जाएगी, E इज इक्वल टू Q/4πε0r²। देखो भाई ये दिख रहा नीचे तक, दिख रहा है। तो अब ये बताओ मेरे को, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गई इस फॉर्म में Q/4πε0r²। आपको किसी चीज की याद आई क्या, आपको क्या सर मम्मी की याद आ गई, मम्मी की याद नहीं बच्चे। देखो हमने जब पॉइंट चार्ज निकाला था या फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे भी देखी थी तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमारी Q/4πε0 इंटू में r² होता था, याद है ना। तो क्या ये ऐसा ही केस बन गया क्या, ध्यान से देखो। अब इस पॉइंट के लिए ये वाला, इस पॉइंट के लिए ये वाला एज अ पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, क्लियर है। अगर यहां पे देखो डिस्टेंस अगर काफी बड़ा हो रहा है तो ये दूर आ रहा है, तो बताओ भाई इस पॉइंट के लिए जो ये वाला चार्ज होगा वो एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव होगा या नहीं होगा। अगर आपको लगता नहीं होगा तो ये क्या आया, समझ में आएगा। तो ये एज अ पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, किसके लिए, इस पॉइंट के लिए। अगर ये पॉइंट काफी दूर हो गया तो सही है, और वैसे भी ये दूरी लग रहा हमें, है ना। तो अब इस पे हमारा एज अ पॉइंट चार्ज की तरह आ गया भाई ये। तो याद रखना जो आउटसाइड द स्फेरिकल शेल होती है वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ये आती है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जो Q है ना इस Q को चेंज कर दो आप। तो Q को अगर चेंज करोगे तो मेरे को बताओ भाई जो यहां पे Q होगा, Q मेरा सिग्मा इंटू में A होगा कि नहीं होगा, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू में A। तो बताओ भाई अगर मैं वो पुट करता हूं E इज इक्वल टू ये 1/4πε0 को मैं K मानता हूं इंटू में Q जो है वो है सिग्मा इंटू में A, तो सिग्मा इंटू में एरिया। अब एरिया किसका है, स्फेरिकल शेल का, क्योंकि चार्ज इधर है बच्चे, तो इसका एरिया क्या होगा 4πR² डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में 4πε0r² है ना, 4πε0r² है। तो देखो 4π से 4π कट गया तो मेरा क्या बचेगा, सिंपल K इंटू में सिग्मा r² बाई क्या बचेगा ε0r²। ये चीज मतलब मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, समझ में आप लोगों को। चलो अच्छी बात है। तो इस फॉर्म में भी मैं इस चीज को लिख सकता हूं। अब ये होने के बाद मैं अब करता हूं भाई जो मेरा पॉइंट है ये सी वाला पॉइंट जो यहां पे है वो मैं ऑन द सरफेस लेता हूं, समझ में आएगा। तो मैं अब देखो इस पोर्शन को रब करता हूं। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो या फिर अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर रखे हो। तो ये रब कर रहा हूं मैं, ध्यान से।
अब अगर देखो जो मैंने ये शेल ली थी, जो ये मेरी शेल थी, इस शेल के ऊपर ये जो जैसे ये चार्ज शेल है बच्चे, ये पॉजिटिव चार्ज है हर जगह, और जो मैंने पॉइंट सी था, अब मेरा सी पॉइंट मैंने कहाँ ले लिया, ये बिल्कुल इस सरफेस पे ले लिया भाई, इस सरफेस पे मान लो मैंने यहाँ ले लिया भाई, क्या बोल दूँ, मैंने बिल्कुल सरफेस के थोड़ा सा ऊपर ले लिया, थोड़ा सा, बिल्कुल है वो सरफेस पे ही, पर सरफेस थोड़ा सा ऊपर ले लिया भाई, यहाँ पे, यहाँ ले लिया, ठीक है। तो ऐसा हमारा गॉसियन सरफेस बिल्कुल बिल्कुल इसी के ऊपर ही बनेगा, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। अब देखो मेरे को ये प्लस चार्ज नहीं बनाना चाहिए था क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकता है ना, ये प्लस चार्ज हटा देता हूँ मैं, हालांकि चार्ज तो होगा वहाँ पे। तो ये शेल है, अब मैंने ऑन द शेल लिया, सेकंड पॉइंट में क्या होगा, ऑन द, सेकंड पॉइंट है ऑन द स्फेरिकल शेल, पॉइंट मेरा क्या है, ऑन द स्फेरिकल शेल है। तो अब देखो जो ये पॉइंट मैंने बिल्कुल यहां लिया है, तो बताओ इस सेंटर से इसका जो डिस्टेंस होगा, यहां पे मेरा जो स्मॉल आर है वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है, कैपिटल आर के बराबर है ना, आर के बराबर, बिल्कुल इसी के ऊपर लिया है। तो बताओ भाई, अब बिल्कुल आर, जो स्मॉल आर बिल्कुल आर के इक्वल है, तो यहां पे बिल्कुल पिछले वाला केस बनेगा ना, बिल्कुल पिछले वाला क्या बनेगा, जो मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q बाई कैपिटल R स्क्वायर। तो आप बिल्कुल वही स्टेप फॉलो करोगे और ये निकाल दोगे। अगर एग्जाम में क्या कर रखा है, तीनों पॉइंट पूछ रखे हैं आपसे, तो आप लोग क्या करोगे कि भाई एक पहले वाला निकाल के अब ये वाला पोर्शन में लिख देना कि भाई वी हैव डन दिस फॉर्म सेम एज द पार्ट 1। क्लियर है आपको कि भाई बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह हमने यहाँ पे स्टेप्स फॉलो करे हैं। अब जो थर्ड पॉइंट होगा, थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट ये होगा, तो थर्ड पॉइंट कहां पे होगा, थर्ड पॉइंट होगा हमारा इनसाइड द स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट अगर स्फेरिकल शेल के अंदर लोगे आप, तो मेरे को बताओ, ये मेरी शेल है, ये मेरी कंडक्टिंग शेल थी बच्चे, और इस पे चार्ज था ऐसा प्लस। अब मेरा जो पॉइंट सी था मैंने कहां ले लिया, इस शेल के अंदर ले लिया, तो वो पॉइंट मान लो यहां इसका सेंटर था और मैंने यहां पे ले लिया भाई, ये सी पॉइंट है। अब सी पॉइंट है तो इस पर क्या होगा, एक गॉसियन सरफेस बना दोगे ऐसा। तो ऐसा गॉसियन सरफेस बनाने के बाद आप लोग क्या करोगे, सिंपल कुछ स्टेप करोगे। स्टेप करने के बाद जैसे गॉसियन सरफेस मान लिया बस स्फेरिकल फॉर्म में है, और क्या करोगे आप कैलकुलेट ईडीएस करोगे। चलो अब ईडीएस भी कैलकुलेट कर लोगे, बट देखो ईडीएस तो हमें वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी बनेगी, ठीक है ना, चार्ज तो ऊपर है। पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर हो ही नहीं, है ना। वैसे भी हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी इनसाइड द सेल होती है वो जीरो होती है। वैसे केस आना जीरो, बट प्रूव तो करना कि जीरो कैसे आया। तो अब जैसे आप लोग जैसे यहाँ पे गोस थ्योरम अप्लाई करोगे तो क्या होती है वो EDS ऐसा कैलकुलेट करोगे इनटू में Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे मेरा Q क्या होता है, इनसाइड द गॉसियन सरफेस। आप कहोगे कि भाई एज नो चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द स्फेरिकल शेल, तो कोई भी चार्ज नहीं, तो हमारा Q इनसाइड क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर Q इनसाइड अगर जीरो हो गया, अब मान लो ये EDS करके S सोल्व करके आ जाता, मान लो कोस थीटा मान लो जीरो हो जाता, तो ये जीरो होता, तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी क्या है, जीरो। तो याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है बच्चे इनसाइड द कंडक्टिंग शेल या फिर स्फेरिकल शेल हमेशा जीरो होती है। हमने यही प्रूव करना था, समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी अंदर जीरो रहेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है इस वाले पोर्शन में, इसका ग्राफ बनाना कि भाई आउटसाइड हमारी किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही थी, ऑन द सरफेस कैसे कर रही थी, और इनसाइड द सरफेस कैसे कर रही थी, ठीक है। तो इस पॉइंट को नोट कर लो, नोट हुआ ना, तो चलो भाई अब नोट हो गया तो आप लोग काम करते हैं ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर के बीच में भाई। तो अब बताओ मेरे को भाई क्या है, इस तरीके से मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मेरा रेडियस आर है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आर है।
और यहाँ पे वो मेरा है कैपिटल आर। क्लियर है? ये आर मेरी कौन सी थी? कंडक्टिंग सेल की रेडियस। तो अब मेरे को बताओ, यहाँ पे जो आउटसाइड था वहां पे हमारा फॉर्मूला आ रहा था E इज इक्वल टू के इंटू में क्यू बाई आर स्क्वायर, ये आया था। तो मतलब अगर आर स्क्वायर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, है ना। अगर आर मेरा कम होता आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो मान लो मेरा ये रेडियस तक था, तो यहां तक हमारा कुछ ऐसा सा बनेगा ग्राफ, दिख रहा है आपको? यहाँ पे हमारा क्या है? E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/r स्क्वायर। सही है। अब देखो इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, अब जो मेरा पॉइंट C ऑन द सरफेस, यहाँ पे R पे क्या है? ऑन द सरफेस आ चुका है, तो ऑन द सरफेस में मेरा के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो मतलब मेरा कैपिटल आर स्क्वायर काफी कम हो चुका है सरफेस पे। आपको बता देना आपको, जैसे भाई ये हमारी शेल है, यहां तक रेडियस R है और यहाँ पे दूर में R है, तो R कम होता होता कहां तक कम हो सकता है? रेडियस तक, है ना। इस सेल की रेडियस तक हो सकता है, इससे कम रेडियस अभी नहीं मानेंगे हम, है ना, क्योंकि फिर वो इनसाइड वाला केस बन जाएगा। तो ये हमारा आउटसाइड द पॉइंट वाला, और ये क्या है? ऑन द पॉइंट वाला। तो यहां तक है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द शेल पे है, ये आउटसाइड द सेल है। अब बात आती है कि इसके अंदर क्या होगा। आपको पता है अंदर तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? 0 आई थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 आई है तो उसके लिए आप लोग इसमें करो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड, यहाँ पे इसका ऐसा ग्राफ बनाओ कि मेरी यहाँ पे क्या है? इस तरीके से यहाँ ऐसा बनाओ ग्राफ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या हमारी? 0। तो E इज इक्वल टू 0। जब मेरा R क्या होगा? R रेडियस से कम हो जाएगा। समझ में आपको? तो आपको पेपर में ऐसा ग्राफ बना के आना। तो ग्राफ आपको पूछा हो या नहीं भी पूछा हो तो फिर भी आप बनाओगे तो आपका इंप्रेशन काफी अच्छा पड़ेगा। सही है। तो यहां तक हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कुछ टॉपिक रह गए हैं, वो हमारी नीट जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इनको करने के बाद मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखना कि सर हमें वो टॉपिक भी करवा दो। अदरवाइज हमने जो सीबीएसई जो आपकी एनसीईआरटी है ना, उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस आपका वो पूरा करवा दिया मैंने आपका। अब आपकी इसकी जो एनसीईआरटी में सोल्ड प्लस अनसोल्ड दोनों जो प्रॉब्लम है, मैं अब उन पे करीबन 4-5 वीडियो उनकी आएंगी। तो अब वो क्वेश्चंस करवाऊंगा आप लोगों को। और एनसीईआरटी आपको पता है भाई, सीबीएसई में जब हमारा पेपर होता है तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही पूछता है कैसे कैसे घुमा फिरा के। तो क्वेश्चन हमें एनसीईआरटी करने बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे। ठीक है, तो अभी इन वीडियोज को बच्चे, है ना, लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों में बताना कि भाई देखो, है ना, काफी देखो हम लोग काफी मेहनत कर रहे हैं। तो उनसे कहो कि भाई हमें फॉलो करें, है ना। और आपको तो इन वीडियोज का फायदा लग ही रहा होगा। ठीक है गाइज, थैंक यू वेरी मच।